वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था बाइपोलर सी दिखती है, क्योंकि मुकाबला जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी इन्हीं के बीच दिखाई देता है। ऐसे माहौल में बीएसपी एक शक्ति प्रदर्शन को तैयार है। तारीख तय हो चुकी है, लेकिन उसका असर क्या होगा यह अभी भविष्य में है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बीएसपी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रही है और कहा जा रहा है कि ये मायावती 5.0 की नींव है। 5.0 इसलिए क्योंकि 4 बार वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनके समर्थकों को लगता है कि मायावती का जो बेस्ट है ना, मतलब वो येट टू कम अभी आ सकता है। मायावती के पास मौके हैं राजनीति में फिर से शिखर छूने की। तो इन सब भावनाओं पर विचार करेंगे। ये भी विचार करेंगे कि 2007 की जो चमचमाती हुई बीएसपी थी, जिसके पास ताकतवर और ऐसे मंत्रियों की भरमार थी जिनकी क्षेत्र में पकड़ थी, उस बीएसपी की ऐसी हालत कैसे हो गई कि सिर्फ एक विधायक है 403 सीटों पर। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। इनसे मेरा पहला ही सवाल 9 अक्टूबर की रैली को लेकर, पहले ये बताइए कि बीएसपी के अंदर क्या माहौल है, फिर मैं जानूंगा कि 9 अक्टूबर की रैली का बाकी पार्टियों में कुछ क्रेज है या नहीं। 9 अक्टूबर को बीएसपी क्या करने वाली है? मधुर, मैं आपको बीएसपी के इंटरनल सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ। बीएसपी का ये मानना है कि 9 अक्टूबर उसके लिए एक तरह से आप समझ लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन है, करो या मरो का। भारत छोड़ो आंदोलन में इसलिए कह रहा हूँ कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसको माना जाता है कि 1947 तक पहुँचने की कड़ी में वो मील का पत्थर था। वहाँ से ये हो गया कि जो एक आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर करो या मरो यानी कि थोड़ा सा किलर इंस्टिंक्ट आ गई। करो या मरो, किलर इंस्टिंक्ट, अब जो करना है वो कर देना। और आपको याद होगा 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें आलम ये था कि राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये लोग भूमिगत हो गए थे और भूमिगत होकर के रेडियो स्टेशन चला रहे थे। तो वो जो किलर इंस्टिंक्ट थी मधुर, वही किलर इंस्टिंक्ट इस बार बताया जा रहा है कि ये 9 अक्टूबर की रैली से शुरुआत हो जाएगी। हमारी जानकारी ये है कि जो काशीराम स्मारक को चुना गया है पार्क को लखनऊ में, और काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है, वो 1 लाख की कैपेसिटी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कम से कम 5 लाख, यानी कि पूरा खचाखच भरा रहेगा। बाहर भी लोग रहेंगे, बसें आएंगी। मतलब बसपा, देखिए बसपा मशहूर रही है। ये जो कल्चर हुआ है कि बड़ा से बड़ा मैदान भर देना, ये बसपा का शुरू किया हुआ कल्चर है। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ आपको। और उसकी जो लहर पैदा करने का एक पुरानी बसपा की जो काम करने की शैली रही है, ये उसी को लौटा रहे हैं। और आपने एकदम ठीक कहा कि बसपा का एकदम से ग्राफ डिक्लाइन हुआ है। वो पार्टी जिसके पास 206 सीटें थी 2007 में, 1 सीट रह गई है बलिया के रसड़ा से उमाशंकर सिंह, 1 सीट रह गई है। वोट बैंक जो 30.56 या 31% के करीब होता था, वो घट करके 11 से 12 के बीच में सिमट गया। इतनी बड़ी गिरावट हुई। लेकिन बसपा के सूत्रों का ये मानना है कि उनका जो वोट बैंक बड़ा कॉम्पैक्ट वोट बैंक है, बड़ा कॉम्पैक्ट है। उसको एक बार लग जाए कि बहन जी वापसी कर चुकी हैं, एक बार वो समझ जाए कि बहन जी इज बैक, वो न सिर्फ खुद इकट्ठा हो जाएगा बल्कि वो अपनी ताकत के बाद जो प्लस होता है वोट, मतलब एक कोर वोट बैंक जब इकट्ठा होता है तो वो प्लस करता है आसपास के उन वोट बैंक को जो फ्रिंज पर होते हैं, वो उनको भी जोड़ देगा और उसके बाद नई ताकत नए सिरे से उभर जाएगी। तो बीएसपी में बहुत उत्साह है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि आकाश आनंद हो या सतीश चंद्र मिश्रा हो, राष्ट्रीय महासचिव, ये सब पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और सतीश चंद्र मिश्रा का इस मामले में इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि वो जो ब्राह्मण वाला बीएसपी का जो ब्राह्मण वाला कोर वोट बैंक है, उसको सतीश चंद्र मिश्रा एड्रेस करने की कोशिश में है। पूरी एक रणनीति बनाई जा रही है कि ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, ये अगर जो पुराना समीकरण है उसकी बुनियाद अगर 9 अक्टूबर को पड़ गई तो मधुर 2027 बहुत दिलचस्प हो सकता है। अच्छा, अब ये बताइए, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा था कि अगर 9 अक्टूबर की रैली अपील कर गई, बीएसपी का रिवाइवल हो गया, तो ये बीजेपी को कम नुकसान करेगा, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए ज़्यादा ये हानिकारक है। क्या आप इसको हकीकत के करीब देखते हैं? मतलब बीएसपी के पास वो कौन सा फॉर्मूला है जो अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले में सिंधमारी कर सकता है? देखिए, ये बड़ी लॉजिकल सी बात है मधुर, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो होगा, तो अगर ऐसा होता है, अगर बीएसपी क्लिक कर जाती है 9 अक्टूबर की रैली के बाद, अगर बीएसपी का काडर निकल जाता है, अगर वो फिर से एनर्जाइज कर देते हैं, तो इससे एक बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी, जैसे यूपी में योगी सरकार से जो भी नाराज तबका है,
जिसकी अच्छी खासी संख्या बताई जा रही, चूंकि लोकसभा के नतीजे बड़े ही बीजेपी के लिए दुखद आए थे, 33 सीटों पर सिमट गई बीजेपी। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है ये पूरा जारी है अखिलेश यादव के पास। क्यों जारी है? क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं रह गया, अखिलेश यादव अकेले खड़े हैं विपक्ष में, इकलौता चेहरा है, और कांग्रेस को भी साथ में ले लिया है तो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा हो गए। लेकिन अगर बहन जी वापसी करती हैं तो यही फिर बटेगा, फिर वहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है, क्योंकि वो उसके साथ जाएगा जिसपे उसको दांव लगेगा कि ये जीत सकता है, ये कॉम्बिनेशन 2027 में नैया पार कर सकता है। तो बहन जी की ताकत ये है कि वो 4 बार सीएम रह चुकी हैं। अभी आपने कहा कि 5.0 4 बार सीएम रह चुकी हैं, तो 4 बार सीएम रहने का मतलब है कि एक तरह का ट्रस्ट फैक्टर तो है, लोगों को ये पता है कि अगर बहन जी वापसी करती हैं तो शी माइट बी ए कंटेंडर। ऐसा नहीं है कि फिर बहन जी को खारिज कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि लॉजिक ये कहता है कि वो जो पूरा चंक है एंटी इनकम्बेंसी का, अगर बहन जी पूरी जोर शोर से वापसी करती हैं, और एक बात मैं आपको और जोड़ दूं, बहन जी की वापसी करने का मतलब ये भी है कि सिर्फ बहन जी ही नहीं, लाइक माइंडेड पार्टियां भी साथ आ सकती हैं। अभी आपने देखा संजय निषाद तारीफ करते दिखे थे, ओम प्रकाश राजभर से आप बातें कीजिए तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर शो करते हैं बहन जी के लिए। जो मुस्लिम राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो भी बहन जी के नाम पे, उनको कोई उस तरह से एवर्जन नहीं है जैसा कि बीजेपी के साथ है, बहन जी के साथ तो खड़ी हो सकती हैं। तो ये जो एक बहन जी की ताकत है, जो एक मजबूत वोट बैंक के जरिए दूसरे फ्रिंज वोट बैंक को खींच लेने की, ये भी एक बड़ी चुनौती है अपोजिशन के लिए। और मैं यहाँ भी आपकी बात ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बीजेपी के लिए केक वाक नहीं है, क्योंकि बीजेपी का वो जो दलित वाला वोट बैंक जो बहन जी को छोड़ करके गया है वो तो वापस लौटेगा ना, बीजेपी को भी नुकसान करेगा। लेकिन विपक्ष में इसमें दो राय नहीं कि डिवीजन होने की पूरी संभावना है वोट में, विपक्ष में डिवीजन होने की संभावना। अच्छा, एक सवाल बार बार उठता है कि 2007 वाली बसपा को आखिर क्या हुआ? क्या बहन जी ने ही जो अपने मंत्रियों को निकाला, कभी अनुशासनहीनता के आरोप में, कभी हमने ऐसा भी पढ़ा कि कोई किसी की शादी में शरीक हो गया, कोई इधर चला गया, बहन जी ने इस विषय पर भी उन नेताओं को निकाल दिया। अब जरा दर्शकों के लिए मैं बताता हूं कि 2007 की जो बीएसपी थी, जो पूर्ण बहुमत से सत्ता में थी, उसका एक स्वरूप कैसा था, वो कैबिनेट कैसी थी? आप देखिए, मायावती थी, 43 मंत्रालय संभालती थी एक साथ, नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, बाबू सिंह कुशवाहा थे, सुखदेव राजभर थे, लालजी वर्मा थे, रामवीर उपाध्याय थे, अब नहीं है, इंद्रजीत सरोज थे, राजनाथ सोनकर शास्त्री थे, ठाकुर जयवीर सिंह थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, वीर सिंह, लक्ष्मी नारायण, राकेश धर त्रिपाठी, जनार्दन द्विवेदी, नकुल दुबे, दद्दू प्रसाद, नारायण सिंह, सुधीर गोयल, राम प्रसाद चौधरी, धर्म सिंह सैनी, और कुछ 4-5 नाम और मैं बता देता हूं, चंद्रदेव राम यादव, अशोक कुमार, राजपाल त्यागी, सुभाष पांडे, धर्मराज निषाद, नंद गोपाल गुप्ता नंदी। ये ऐसे नाम हैं, इनमें से बड़े नाम, इनमें ज्यादातर नाम ऐसे भी हैं जो आज भी राजनीति में सक्रिय हैं और अपनी अपनी जगह एक पावर सेंटर भी बने हुए हैं, चाहे सत्ता के साथ चाहे विपक्ष के, वो बड़े चेहरे हैं। अब कभी ये बीएसपी के साथ थे, मायावती के मजबूत स्तंभों में गिने जाते थे, अब नहीं है। क्या इन्होंने अपने स्वार्थ की राजनीति में या आगे बढ़ने की राजनीति में बीएसपी छोड़ी, या जैसा कि हमने कई बार देखा, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकाला, इंद्रजीत सरोज को मायावती निकाला, क्या वो फैक्टर बीएसपी को ले डूबा? आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है मधुर कि जब पार्टी सत्ता में नहीं रहती है, जब लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहती, तो ये बड़ा ही नेचुरल फॉल आउट है। फिर नेता छोड़ करके जाते हैं, बीएसपी नहीं, आप कांग्रेस को देखिए और यूपी शुरू कीजिए। आरपीएन सिंह छोड़ चुके हैं, बीजेपी में आ चुके हैं। जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह एमपी हो चुके हैं राज्यसभा के। जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं, पहले मंत्री बने राज्य में, अब मंत्री हैं केंद्र में। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। जगदम्बिका पाल सांसद हैं। रीता बहुगुणा जोशी सांसद रह चुकी हैं, इस बार टिकट नहीं मिल पाया। तो ये यूपी के 4 नाम ले रहा हूँ। और इसको नेशनल लेवल पर देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखेंगे, मुरली देवड़ा दिखेंगे, संजय निरुपम दिखेंगे, आपको एक ही लंबी पूरी कतार है। तो ये होता है जब, और बीएसपी का वनवास लंबा खिंच गया है। 2012 के बाद ये 2025 है। सोचिए, 12, 10, 22, 3, 25, 13 साल हो गए हैं। वनवास अगर 14 साल वाली अगर थ्योरी है, तो 14 साल पूरे हो जाएंगे 26 में, 27 उनकी अग्नि परीक्षा। हाँ, ये भी ठीक है। वनवास पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये तय होगा कि लंका से अयोध्या को वापसी होगी या आसी पास रह जाना है, ये भी तय होगा। तो एक लंबे फेज में नेता निकलते हैं, क्योंकि उनको फिर चॉइस नहीं दिखती है, उनको भविष्य नहीं दिखता है, तो छोड़ करके जाते हैं। और जब वो छोड़ करके जाते हैं तो पार्टी का भी जो एक, जैसे कि आपने कहा, ये फैक्ट है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, नंदी, इन सब के रहते हुए एक तरह का ये था कि एक बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक मेंटेन था। ये सब के रहते, नकुल दुबे हो गए, अंतु मिश्रा हो गए।
तो इन सब के छोड़ के जाने से ये तो एक हुआ, एक बात ये तो सामने आई कि फिर वो जो कंसोलिडेशन था वो बिखरा है, तो लंबा वनवास हो गया। इस वनवास से निकलते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये जितने भी नाम हैं इनका इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि बीच में एक बहन जी नाम का बरगद खड़ा है और उस बरगद की छांव में ये सब फले फूले हैं, ये भी एक फैक्ट है। वो बरगद अगर मजबूत है तो ये सब मजबूत हैं, बरगद कमजोर हुआ ये सब कमजोर हुए। तो अगर उस बरगद में फिर से एक तरह समझ लीजिए कि एक पुनर्जीवन होता है, पॉलिटिकल पुनर्जीवन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर वो बरगद फिर से अपनी शाखें फैलाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो लोग गए इनमें से काफ़ी कुछ वापस भी आ सकते हैं। आपने देखा होगा साईं प्रसाद मौर्य के बारे में इंडिकेशंस बहुत उनके बारे में चर्चा है, अभी भी दे रहे हैं इंडिकेशन। वो ये कह रहे हैं, पहले वो ये कहते थे कि बहन जी ने काशीराम के सिद्धांतों के साथ समझौता किया, अब कह रहे हैं कि अगर वो ये वादा करें कि सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे तो हम हाथ में लेने को तैयार हैं। मतलब क्लियर कट है कि आना चाहते हैं। अरे और फिर अभी हाल में देख लीजिए जिस तरह से आकाश आनंद की वापसी, वो भी निकाल दिए गए थे, वापसी हुई उनकी। आकाश आनंद के ससुर की जिस तरह से अभी वापसी हुई और उसके बाद उनको एक संयोग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया सेंट्रल लेवल पर, 4 राज्यों की जिम्मेदारी सौंप दी गई अशोक सिद्धार्थ को। तो ऐसी कोई बात नहीं वापसी की, जब अशोक सिद्धार्थ की जिनके बारे में बहन जी ने बाकायदा ट्वीट करके लिखा और बात इतनी सेंसिटिव लिख दी कि ये घर हमारे घर में एक तरह से महाभारत करवा रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगा दिया। अशोक सिद्धार्थ ने माफ़ी मांगी, न सिर्फ वापस हुए बल्कि 4 राज्यों के वो इंचार्ज हो गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि बहन जी को भी इस बात का अंदाज़ा है कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो बस इंतज़ार कर रहा है कि कब वो वही पुरानी वाली 2007 की बहन जी को देख ले। वो जो किलर इंस्टेंट थी बहन जी के, जिस तरह से बहन जी का पूरा एक भाईचारा कमेटी शुरू का एक्शन होता था, जगह जगह रैलियां होती थी, बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, ब्राह्मणों का, दलितों का, मुसलमानों का, अलग अलग पूरा जो वोट बैंक का कंसल्टेशन चलता था। अगर उसको ये सब चीज़ें दिखाई पड़ गई तो कोई बड़ी बात नहीं मधुर, वो लौट सकता है और यूपी का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। और एक बात मैं और आपको कहूँ, कांग्रेस किसके साथ जाएगी ये भी बड़ी बात, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक तबका ऐसा है जो ये मानता है कि वो बीएसपी के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि उसका और बीएसपी का जो कोर है वो कोर काफ़ी मैच करता है। वही दलित, कांग्रेस भी दलितों की पार्टी रही है एक ज़माने में, पहली चॉइस हुआ करती थी मुसलमानों की, कांग्रेस की चॉइस आज भी है और पहले तो और भी ज़्यादा हुआ करती थी। ब्राह्मण, यूपी में जितने ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर हुए कांग्रेस के मैक्सिमम दिए, चाहे वो एनडी तिवारी हों, चाहे वो श्रीपद मिश्रा हों, चाहे वो कमलापत त्रिपाठी हों, सुमित्रा नंदन पंत हों, ये सब कांग्रेस के दिए, गोविंद बल्लभ पंत हुए। तो ये जो भी इस तरह के जो चीफ मिनिस्टर हुए ब्राह्मण समाज के, वो ये बताता है कि किस तरह से कांग्रेस इस कोर वोट बैंक को एड्रेस कर रही है। तो ऐसे में अगर ये बीएसपी और कांग्रेस इस तरह से मिलते हैं आपस में तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और ये कांग्रेस के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी कि फिर वो कहाँ जाती है, यक्ष प्रश्न है ये। और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद राहुल गांधी ने भी कहा था कि बीएसपी को अप्रोच किया गया था, ये राहुल गांधी ने कहा था, लेकिन उन बीएसपी की तरफ से अच्छे संकेत नहीं आए, जिसका खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस ने तो गेन ही किया है। तो एक नेचुरल अलाई के तौर पे आप देख रहे हैं बीएसपी और कांग्रेस को, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी गेस्ट हाउस कांड के एक दिन बाद और उन्होंने शपथ ली, पहली बार काशीराम का सपना साकार हुआ। कितने बहुजन हैं जिनका सपना साकार हुआ? तो वो मुख्यमंत्री मायावती इसलिए बन पाई थी क्योंकि बीजेपी का समर्थन था। जैसा आपने कहा कि बहन जी, हर पार्टी चाहती है कि बहन जी उसके साथ जुड़े, बीजेपी भी तो यही चाहेगी कि अगर बीएसपी के साथ गठबंधन हो तो क्या बुरा है। या आप सोचते हैं कि बीएसपी नहीं चाहती, बीएसपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो बीएसपी को अभी भाव नहीं दे रही या बीएसपी से नहीं जुड़ना चाहती? आपको क्या लगता है, बीजेपी और बीएसपी इनके भी गठबंधन के कोई आसार, कोई संकेत? देखिए, प्री पोल या पोस्ट पोल, सवाल इस पे होगा। प्री पोल में कोई संभावना नहीं दिखती है मुझे, क्योंकि प्री पोल गठबंधन बीजेपी के साथ करने की सूरत में बहन जी का बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज भी मुसलमानों का एक तबका है जो बहन जी पे ट्रस्ट करता है, वो उनके लिए बड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि बहन जी का अतीत में बीजेपी के साथ में गठबंधन रह चुका है। वो जो अरेंजमेंट हुआ था वो यही हुआ था कि बहन जी और कल्याण सिंह, ये जो अरेंजमेंट हुआ था बीएसपी और बीजेपी की जब सरकार बनी थी, तो वो एक ऑलरेडी है जिसको कि समाजवादी पार्टी इंडिकेट करती है, ये तो बीजेपी के साथ बैठ चुकी हैं। वो इतिहास बहन जी को ध्यान में है, इसलिए मेरा मानना है कि ये प्री पोल तो नहीं होगा। हाँ, अगर पोस्ट पोल में कभी ऐसी नौबत आई तो फिर शर्तें डिफाइन करेंगी, समीकरण डिफाइन करेगा, सत्ता में हिस्सेदारी डिफाइन करेगी, वो कोई असंभव भी नहीं है, मगर प्री पोल मुझे नहीं लगता है।
और ये आपने कहा कि मुस्लिम वोटर्स का एक तबका है जो बीएसपी पे भरोसा करता है। जब 2012 में मायावती चुनाव हारी थी तो उन्होंने जो 2-3 बड़ी वजह बताई थी, उसमें एक था, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम वोट बट गया। ये मायावती ने क्लियर कट कहा था। मायावती ने ये नहीं कहा था कि हमें जानबूझ के हरवा दिया गया। मायावती ने अपनी हार मानी और फैक्टर बताए कि ये फैक्टर, तो उसमें से एक था मुस्लिम वोटों का बट जाना। अब एक नॉर्मल थ्योरी हम देखते हैं कि मुस्लिम वोट वहीं जाता है जहां बीजेपी को हराने के चांसेज होते हैं। अब बीएसपी अगर अलग से लड़ेगी तो मुस्लिम वर्ग को ये कैसे लगेगा कि बीएसपी सत्ता में आ सकती है। इसलिए जो आपने फैक्टर रखा कि अगर कांग्रेस और बीएसपी जुड़ते हैं तो एक संभावना है। और जिस तरह हम बिहार में एक इंटरनल जो फाइट है ना वो देख रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के बीच, बिल्कुल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी ये हो सकता है। क्योंकि मैं मुलायम सिंह यादव को कोट कर रहा हूं, वो कहते थे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से कि कांग्रेस को कभी अपना घर मत दिखाना। घर मतलब अपना वोट बैंक, वो ले जाती है। तो ये इस चीज को समाजवादी पार्टी को भी अच्छे से इस चीज का पता है। इसीलिए हमने अक्सर चुनाव में देखते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट को अपने सिंबल पर लड़ाती है। तो ये जो कांग्रेस और बीएसपी वाली बात है ये थोड़ी सी लॉजिकल है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को अप्रोच करेंगी 27 को लेकर। एक बार फिर लौटते हैं 9 अक्टूबर की रैली पर। आकाश आनंद को और शक्तिशाली बनाकर मायावती ने बीएसपी में जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन बीएसपी का चेहरा तो अभी मायावती रहने वाली है ना, कि आप फिर पूरी तरीके से आकाश आनंद को हैंड ओवर करने वाली हैं? नहीं, या आप ये देखते हैं कि 27 का चुनाव कम से कम बहन जी अपने कंधों पर लड़ेंगे? नहीं, अभी मुझे बहन जी के रिटायरमेंट जैसी कोई संभावना नहीं दिखती है। वो अभी बहुत ही एक्टिव हैं, हमारी जानकारी ये कहती है। और आकाश आनंद उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और जो अभी इम्पोर्टेंट क्या है, 9 अक्टूबर को ये संभावना है कि बहन जी की मौजूदगी में आकाश आनंद का पहला भाषण हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहन जी रहेंगी मंच पर और आकाश आनंद बोलेंगे। अगर ये होता है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। अच्छा, ये पहला भाषण होगा? हाँ, मेरी जो जानकारी कहती है बहन जी की मौजूदगी में पहला भाषण होगा। छोटे मोटे जो उन्होंने कहीं भाषण दिए होंगे तो वो अलग इशू है, लेकिन एक तरह के एक बड़े काशी मान्यवर काशीराम जी के पर महापरिनिर्वाण दिवस पर एड्रेस करना, इस तरह का पहला बड़ा भाषण होने जा रहा है। तो वो ये बताएगा कि एम्पावर कितना किया गया है उनको। और बहन जी का एकदम क्लियर है कि बहन जी ये चाहती हैं कि जो पार्टी चले वो उनके दिशा निर्देशों पर चले, वो कहीं डिविएशन नहीं चाहती हैं। आकाश आनंद के बारे में ये उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये लगा कि डिविएट कर रहे हैं। उनको लगा कि अपनी तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने, अपनी राजनीतिक लाइन को समझना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। और वो ऐसा भी नहीं था कि कोई जानबूझ के कर रहे हो बहन जी की अवमानना। जितना मैं जानता हूँ आकाश आनंद की काम करने की शैली को, उनके जहन में ये कतई नहीं हो सकता है कि वो बहन जी की अवमानना करें, ये नहीं हो सकता है। लेकिन कई बार होता है कि यंग ब्लड हैं, उनकी अपनी सोच है, विदेश उसी काम को करने का वो नया तरीका हाँ, विदेश से पढ़ करके आए हैं, तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की, जबकि बहन जी का अपना एक रास्ता है, कन्वेंशनल रास्ता है बहन जी का। तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो एक डाइवर्जन था, लेकिन अभी वो मामला एड्रेस दिखाई दे रहा है। अभी आकाश आनंद को एकदम क्लियर है कि बहन जी के दिखाए रास्ते पर उसी तरीके से ही आगे बढ़ना है। और मुझे लग रहा है आकाश आनंद क्या बोलते हैं, बहन जी कितना मौका देती हैं, कितनी अथॉरिटी देने जा रही यूपी में खासतौर पर, ये बड़ा मायने रखता है। और अगर ये चीज़ें हुई तो आप ये जानिए कि ये इतना तो समझ में आएगा कि यूपी में बीएसपी थोड़ा सीरियसली लड़ रही है इस बार। और बीएसपी का सीरियसली लड़ने का मतलब यही है कि यूपी की राजनीति बहुत दिलचस्प। और अक्सर हमने देखा है कि लोग ये कहते हैं कि बीएसपी की भविष्य की संभावनाओं को बड़ा सशक्त बताते हुए जब हम बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि कहाँ से बीएसपी आ पाएगी। 2012 में बीजेपी की क्या हालत थी और 2017 में बीजेपी कैसे 300 पार चली गई। लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए, राजनीति में कभी भी एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। और बीएसपी 1984 की बनी पार्टी, 1995 में मायावती मुख्यमंत्री बन गई 11 साल के भीतर। तो राजनीति, जैसे नरसिम्हा राव ने कहा था ना मायावती को मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी, तो वास्तव में पॉलिटिक्स जो है वो मिरेकल ही है। और इसी मिरेकल की उम्मीद में बीएसपी भी है और वो तारीख आ चुकी है 9 अक्टूबर की। देखते हैं बीएसपी की ये उम्मीद पूरी होती है या नहीं। टॉप सीक्रेट की ये चर्चा आपको पसंद आई, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।